Hello dear students, how are you? Hopefully you all would be doing great and fine. So आज का जो हमारा लेक्चर है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में है। बहुत से स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि सर हम किस तरह जान सकते हैं कि जो एक सेंटेंस में ये वर्ड है ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, तो किस तरह इस वर्ड्स को हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी इंशाल्लाह। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज ईच वर्ड एंड एवरी सेंटेंस एंड पैराग्राफ। सो हमारे साथ जुड़ी रहिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। सो चलो चलते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। The first thing we need to know is what is a noun. हमारे साथ कितने parts of speech है? We have 8 parts of speech and the first one is noun. Noun है और इनके types है, तो हम one by one करेंगे इंशाल्लाह and you will be able to learn it. If you have any kind of problem after watching this video, so आप पूछ सकते हैं comment box में। तो noun start करते हैं। So what is a noun? Noun is the name of person, place, thing, idea, animal. Noun एक इसम है। Noun क्या है? एक इसम है जहाँ पर हम किसी बंदे का नाम लेते हैं, किसी जगह का नाम लेते हैं, किसी चीज़ का नाम लेते हैं, या कोई आइडिया हो या एनिमल हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नाउन कहते हैं। इनका एक दूसरा भी डिफिनेशन है कि नाउन इज नेमिंग थिंग। अगर हम दुनिया में देखो तो मेरे ख्याल में इस तरह कोई भी चीज़ नहीं है जिसका नाम ना हो। तो जब किसी चीज़ का नाम ना हो या किसी बंदे का नाम ना हो तो आई थिंक दैट थिंग डजंट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पर हमारे साथ नाउन क्या है? नाउन किसी बंदे का नाम, शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी थिंग चीज़ का नाम, किसी आइडिया सोच का नाम, या किसी एनिमल किसी जानवर का नाम। यहाँ पर हमारे साथ एनिमल में कैट आता है, डॉग आता है, काव आता है। तो ये सब एग्जाम्पल जो हैं हमारे साथ नाउन के हैं। इनके बाद हमारे पास आता है इनके टाइप्स। सो टाइप्स हैं हमारे पास। जो फर्स्ट नंबर है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू पीपल और थिंग in general. For example, boy, country, bridge, city, birth, day, happiness. तो हमारे साथ जो पहला नाउन है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हम किसी चीज़ को कॉमनली देते हैं, किसी चीज़ को जनरली देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। आम नाउन जिसे हम आम इसम। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। बॉय है, बॉय मीन लड़का, कंट्री, ब्रिज, सिटी, बर्थ, डे, हैप्पीनेस। सो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो फिर वो क्या बनता है? वो आगे हमारे पास है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रॉपर कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम दैट आइडेंटिफाइज अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल, स्टीवन, अफ्रीका, लंडन, मंडे। And written English, proper nouns begin with capital letters. Most of the people, they do not write proper noun with capital letters when it comes in the middle of a sentence. चाहे वो मिडल में हो या लास्ट में हो या स्टार्ट में हो, लेकिन आपको जो प्रॉपर नाउन है उनको कैपिटल लिखना पड़ेगा। जिस तरह पिछले कॉमन नाउन में हमने बात की कि बॉय, तो यहाँ पर स्टीवन है, इनको हमने प्रॉपर करवा दिया तो ये प्रॉपर हो गया। वहाँ पर कंट्री था तो यहाँ पर अफ्रीका या लंदन है या सिटी है। तो इस तरह के किसी चीज़ को स्पेसिफिकली नाम देना, स्पेसिफिक कर देना, पर्टिकुलर कर देना, उसको प्रॉपर नाउन हम कहते हैं। इनके बाद हमारा साथ जो इनका टाइप है वो है कंक्रीट नाउन। द थर्ड वन इज कंक्रीट नाउन। अ कंक्रीट नाउन इज अ नाउन विच रेफर्स टू पीपल एंड टू थिंग्स दैट एग्जिस्ट physically and can be seen, touched, smelled, heard or tasted. For example, dog, building, coffee, tree, rain, beach, tune. Concrete noun क्या होता है? ये किसी people, लोगों को रेफर करता है या चीज़ों को जो कि हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। अगर ये पांच खूबियाँ मौजूद हो एक चीज़ में तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कंक्रीट नाउन कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। डॉग, तो डॉग को तो हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। बिल्डिंग को हम देख भी सकते हैं, कॉफी हम पी भी सकते हैं, ट्री हम देख सकते हैं, रेन महसूस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, बीच और इस तरह के और भी एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिए हुए। तो इनको हम क्या कहते हैं? कंक्रीट नाउन कहते हैं। इनके बाद जो हमारे पास टाइप रहता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। An abstract noun is a noun which refers to ideas, qualities and condition. Things that cannot be seen or touched and things which have no physical reality. इसका मैं सादा सा डिफिनेशन उर्दू में आप लोगों को बताऊंगा कि इनको आप कंक्रीट का अपोजिट लें। जिस तरह वहाँ पर हम देख सकते थे तो यहाँ पर हम देख नहीं सकते, किसी चीज़ को टच नहीं कर सकते जो कि फिजिकल नहीं हो, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिस तरह के यहाँ पर हमारे साथ एग्जाम्पल हैं, ट्रुथ, डेंजर, हैप्पीनेस, टाइम, फ्रेंडशिप, ह्यूमर। हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये ट्रुथ है, इनका नाम ट्रुथ है। नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, इनको हम टच नहीं कर सकते, इनको हम सी नहीं कर सकते। गॉट इट? ओनली वी कैन फील दैट। एंड एज आई मेंशन हियर बिफोर, आइडियाज एंड क्वालिटी एंड कंडीशन, तो इन पे डिपेंड करता है। तो आई होप आप लोगों को ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन्स. Collective nouns refer to groups of people or things. Example, audience, family, government, team, jury. In American English, most collective nouns are treated as singular with a singular verb. Collective noun क्या होता है? Collective noun एक ऐसा नाउन है जो कि एक ही वर्ड हो लेकिन उनमें बहुत से लोग आते हैं। जिस तरह के हम कहें फैमिली, तो फैमिली तो एक नाउन है लेकिन इनमें बहुत से बंदे आते हैं। फॉर एग्जांपल, माय फैमिली हैज़ 8 मेंबर्स। सो यहाँ पर 8 मेंबर्स है फैमिली में। गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट में एक बंदा नहीं होता, इनमें भी बहुत से लोग होते हैं। टीम भी एक बंदे से नहीं बनता, टीम में भी बहुत से लोग होते हैं। या ज्यूरी, तो इनमें भी बहुत से लोग लोग होते हैं। इन अमेरिकन इंग्लिश ज़्यादातर जो कलेक्टिव नाउन्स है उनको बतौर सिंगुलर हम लेते हैं और इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, द होल फैमिली वॉज एट द टेबल। द होल फैमिली वॉज एट द टेबल। सो यहाँ पर मैंने फैमिली क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है और यहाँ पर मैंने क्या लगाया हुआ है? वास लगाया हुआ है। तो इनको इट वॉज फॉलोड बाय singular verb, singular helping verb. In British English, the preceding sentence would be correct, but it would also be correct to treat the collective noun as a plural with a plural verb. The whole family were at the table. लेकिन अगर हम British English की बात करें तो यहाँ पर it is followed by plural helping verb. So you must keep these things in your mind. अगर आप से कोई पूछ ले तो आपको ये definition याद रहने चाहिए कि अमेरिकन इंग्लिश में इनको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब से फॉलो करते हैं और जो इनके बाद सिंगुलर वर्ब आता है और जो ब्रिटिश है उनके बाद प्लूरल आता है। Countable noun. Countable nouns are those nouns which can be counted simply. The nouns that can be counted are called countable nouns. जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसका हम शुमार कर सकते हैं, उसे काउंटेबल कहते हैं। जिस तरह के यहाँ पर और काउंटेबल नाउन्स कैन टेक आर्टिकल, और इनसे पहले हम आर्टिकल भी लगाते हैं, इनको आर्टिकल्स कहते हैं। ये 3 हमारे साथ आर्टिकल है, ये बतौर एडजेक्टिव भी काम करते हैं। जिस तरह के अगर हम किसी नाउन से पहले लगा लेते हैं तो ये बतौर एडजेक्टिव काम कर लेते हैं। ठीक है, इनके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर पड़े हुए हैं। चेयर, टेबल, बेट, बॉल एटसेट्रा। यू कैन से 1 chair, 2 chairs, 3 chairs. सो चेयर्स आर काउंटेबल। तो इनसे पहले हम क्या लगा सकते हैं? ये कह सकते हैं कि ये 1 चेयर हो गई, ये 2 कुर्सी हो गई, ये 3 कुर्सी हो गए। तो यहाँ पर अगर हम किसी चीज़ को काउंट कर सकते हैं, किसी चीज़ का शुमार कर सकते हो, तो वो कौन से नाउन में आते हैं? वो काउंटेबल नाउन में आते हैं। इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन्स है और इनको हम क्या मैस नाउन्स भी कहते हैं। तो ये वो नाउन है जो कि हम काउंट नहीं कर सकते, जिसका शुमार हम नहीं कर सकते। डू नॉट टाइपिकली रेफर टू थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड एंड सो दे डू नॉट रेगुलरली हैव अ प्लूरल फॉर्म।
तो यहाँ पर द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड नॉन काउंटेबल नाउन्स. एग्जाम्पल वाटर, sugar, oil, salt, etc. You can't say one water, two water, three water because water is not countable. We cannot count waters. So when you I have heard from many people, मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि जी हम कह सकते हैं waters, ये कह सकते हैं. तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, वाटर का फिर यही मतलब बनता है कि वो डिफरेंट ओशन से वाटर है. मतलब एक जगह से नहीं, ये हमारे साथ बहुत से ओशंस है, तो इनका फिर ये मतलब बनता है कि बहुत से ओशंस आप वाटर की बात कर रहे हैं. यहाँ पर मैं कह दूँ फिश, तो फिश ये सिंगुलर भी है एंड प्लूरल भी है. लेकिन अगर मैं फिशेस कहूँ, इनके साथ में क्या लगाऊं, ES लगाऊं, तो इनका ये मतलब है कि मैं इनकी अक़साम की बात कर रहा हूँ, इनकी काइंड्स की बात कर रहा हूँ, इनकी टाइप्स की बात कर रहा हूँ. तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन. गॉट इट. और ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड. ओके, कहाँ पर है, दैट कैन बी काउंटेड, सो दैट डू नॉट रेगुलरली हैव अ प्लूरल फॉर्म. इनके रेगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं होते ज़्यादातर. हम इट इज़ दीज ऑल नाउन्स आर फॉलोड बाय सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. गॉट इट. सो यू मस्ट कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड. अच्छा, इनमें मैंने शायद कुछ मिस भी करवा दिया, जिसे हम कहते हैं क्या कहते एनी हाउ. इनमें कुछ और भी नाउन्स थे, लेकिन शायद मैंने वो यहाँ पर नहीं लिखे हैं. सो चलो चलते हैं और आई विल टीच यू हियर कंपाउंड नाउन. सो कंपाउंड नाउन कौन से नाउन है? कंपाउंड नाउन आर दोस नाउन विच आर मेड ऑफ 2 वर्ड्स और 3 वर्ड्स. जो नाउन एक वर्ड या 2-3 वर्ड से बनते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन्स. जिस तरह मैं यहाँ पर लिखूँ ब्रदर इन लॉ, ब्रदर एंड ला, तो ये 3 वर्ड्स हो गए. तो इस तरह के वर्ड को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन. कौन से नाउन? कंपाउंड नाउन. या मैं कहूँ टूथपेस्ट, फुटबॉल, तो ये सारे हमारे साथ क्या हुए? ये कंपाउंड नाउन हो गए. अच्छा, इनके बाद हमारे साथ आता है प्रोनाउन और इनके टाइप्स. सो first of all we need to know that what is a pronoun. Pronoun is a word that is used instead of noun. Pronoun एक word होता है जो कि noun के बजाय हम इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, और जो मैंने नीचे भी लिखा हुआ है यहाँ पर, to avoid repetition of noun, कि बार बार हम noun का नाम ना लें. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ. I'm talking about Edward. मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? एडवर्ड के बारे में. तो एडवर्ड एक बंदा है, ठीक है. एडवर्ड मेरा स्टूडेंट था. वो हर रोज़ रेगुलर आता था. वो बहुत ही एक्टिव था. वो अपना होमवर्क हर रोज़ करता था. तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट जो मैंने बोल दिया उनका नाम एडवर्ड, लेकिन बाद में मैंने उनका नाम नहीं बोला. मैंने उनको इनकी रिपीटिशन नहीं कर दी. मैंने सिर्फ और सिर्फ ही कह दिया कि ही. अगर लड़की हो कि सना was a student and she was very regular student, she was active. So यहाँ पर हमारे साथ ये क्या बनते हैं? ये हमारे साथ बनते हैं प्रोनाउंस. यहाँ पर हमारे साथ है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से है? दोस प्रोनाउन हु आर टॉकिंग, वो प्रोनाउंस जो बातें कर रहे हो. सेकंड पर्सन जिसके साथ हम बातें कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल यू, आई एम टॉकिंग टू यू और वी आर टॉकिंग टू यू. सो हम क्या हुए? वी आर फर्स्ट पर्सन. एंड द सेकंड वन इज यू, दैट इज सेकंड पर्सन. और जिसके बारे में बात हो रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन. ही, शी, इट, दे, यू. ये वी नहीं है, सॉरी, ये गलती से लिखा गया है और ये यू भी गलती से लिखा गया है. गॉट इट. सो ये हमारे साथ हो गए थर्ड पर्सन प्रोनाउन.
इनके बाद हमारे पास आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट और इंडिकेट। ये ज़्यादातर क्या करते हैं, किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जिस तरह यहाँ पर मैं कह दूँ कि दिस इज़ अ बॉय या दिस इज़ द वन आई लिफ्ट इन द कार, सो ये हो गया दिस। अब ये बात जहन में बिठा ले कि दिस हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो नज़दीक हो, जो नियर हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ ए बुक, दिस इज़ ए बुक, और that is for, it is used for far, when something is far, that is the book। so जब कोई चीज़ आपके नज़दीक हो तो उस वक्त हम क्या कहते हैं, this। लेकिन अगर वो बहुत से हो, एक चीज़ ना हो बहुत से हो, तो फिर हम कहते हैं these are books, और नज़दीक हो। अगर वो प्लूरल हो तो those are books। तो ये आप जहन में बिठा लें। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस इज द वन आई लेफ्ट इन द कार, एंड दिस एग्जाम्पल द स्पीकर कुड बी इंडिकेटिंग टू अ मोबाइल फोन, एंड विच केस द प्रोनाउन दिस रिप्लेसेस द वर्ब मोबाइल फोन। शैल आई टेक दोस। सो यहाँ पर दोस क्या होगा, ये यहाँ पर हमारे साथ प्लूरल हुआ। दीज आर माई फ्रेंड्स, दीज आर माई फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ आ गया होगा। इनके बाद हमारे पास आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन क्वेश्चंस, although they are classified as pronouns, it is not easy to see how they replace nouns. Who, which, what, where, and how are all interrogative pronouns. Who told you to do that? अच्छा, इनसे यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताऊँगा कि इसमें which और where बतौर कंजंक्शन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल है कि इनके बाद क्या आएगा, फर्स्ट वर्ब आएगा। अगर इनके बाद डायरेक्टली वर्ब आ गया तो समझ ले कि ये प्रोनाउन है, और इनको हम क्या करते हैं, इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। हु किसी बंदे के बारे में पूछना, हु टोल्ड यू टू डू दैट। विच किसी चॉइस के बारे में पूछना। तो इस तरह के प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, जहां पर हम सवाल करते हैं, लेकिन सवाल के बाद हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाते हैं। लेकिन अगर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ना हो तो उसे फिर हम क्या कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। ठीक है, सो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब है पोजेसिव प्रोनाउन। ये सिंपली यहाँ पर पोजीशन शो करता है। पोजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो पोजीशन। द पोजेसिव प्रोनाउंस आर माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स एंड देयर्स। अब ये बात दिमाग में बिठा ले कि हमारे साथ है पोजेसिव एडजेक्टिव भी, लेकिन जिस तरह मैंने ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का डिफरेंसेस बता दिया, तो यहाँ पर सेम डिफरेंसेस बनते हैं, और ये ज़्यादातर आखिर में लगते हैं। द टिकट्स आर एज गुड एज आवर्स। Shall we take yours or their? This book is yours. This book is yours. This mobile is yours. These laptops are theirs. So यहाँ पर हम आखिर में लगाते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ I will take your ball pen, I will take your ball pen, तो यहाँ पर your क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि यूअर के बाद मैंने मोबाइल लगा दिया, और मोबाइल तो नाउन है, तो ये यूअर क्या डिफाइन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ये नाउन को मॉडिफाई करते हैं, तो वो हो गया एडजेक्टिव। सो आई होप यू वुड हैव गॉट आइडिया अबाउट पोजेसिव प्रोनाउन। Now here reflexive pronoun, when a subject performs an action on itself, the sentence uses a reflexive pronoun after the verb. Reflexive pronouns include myself, himself, themselves, and herself. An example of reflexive pronoun is the common expression I kicked myself, I cut myself. So यहाँ पर reflexive pronoun वो होता है जो subject action perform करता है अपने आप पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम reflexive pronoun कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैंने example दिया हुआ है, I kicked myself, मैंने अपने आप को लात मारी, तो यहाँ पर myself क्या हुआ,
या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, या आई कट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को काट ली। तो यहाँ पर वो जो एक्शन मैंने परफॉर्म की वो मैंने अपने आप पे परफॉर्म की, तो उस तरह के एक्शन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव कहते हैं। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, ये हो गए हमारे साथ सिंगुलर, और अगर वो प्लूरल हो तो यहाँ पर क्या बनता है, ये एफ जो है ये वी पे चेंज हो जाता है, और उनके साथ हम क्या लगाते हैं, वी ई एस। तो एफ किस चीज़ पे चेंज होगा, वो ई वी ई एस पे चेंज होगा। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लें। इनके बाद हमारे पास जो है reciprocal pronouns है। reciprocal pronouns are similar to reflexive pronoun, but they involve groups of two or more that perform the same action with one another. There are only two reciprocal pronouns, each other for groups of two and one another for larger groups. अब हमारे पास हो गए one another and each other। जिस तरह यहाँ पर लिखे गए हैं इनके डिफिनेशन, each other हम दो ग्रुप्स के लिए या दो बंदों के लिए इस्तेमाल करते हैं for two people, और one another more than two, more, सॉरी ये माउस का थोड़ा सा मसला है, more than two, अगर दो से ज्यादा हो तो उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वन अनदर इस्तेमाल करते हैं। दे लाइक वन अनदर, दे लाइक वन अनदर, यहाँ पर क्या एग्जाम्पल बनता है कि दो से ज्यादा लोग हैं। देयर आर, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर मोर देन टू, सो दे लाइक वन अनदर, या दे फाइट वन अनदर, दे किल वन अनदर। सो यहाँ पर वन अनदर का मतलब ये बनता है कि वो लोग एक दो से ज्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पर वन अनदर इस्तेमाल किया। जहाँ पर दे टॉक टू ईच अदर लाइक दे आर बेबीज, दे टॉक टू ईच अदर, तो इसका मतलब ये बनता है कि यहाँ पर टू ग्रुप या टू बंदे हैं जो कि एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, लाइक दे आर बेबीज, जिस तरह के वो बच्चे हैं। सो यहाँ पर हमारे साथ वन अनदर दो से ज़्यादा बंदों या ग्रुपों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि ईच अदर दो के लिए इस्तेमाल होता है। Hope you would have got the reciprocal pronouns. Now the next one is, what is an adjective? What is an adjective? Adjectives are words. They describe or modify other words, making your writing and speaking much more specific and a whole lot more interesting. Words like small, blue, and sharp are descriptive, and they are all examples of adjectives. Because adjectives are used to identify or quantify individual people and unique things, they are usually positioned before the noun or pronoun that they modify. Some sentences contain multiple adjectives. सिंपल अल्फाजों में एडजेक्टिव का मतलब ये बनता है कि एडजेक्टिव नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं। किस चीज़ को? नाउन को। ये नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं, ज़्यादातर मीन इनका पोजीशन नाउन से पहले लगाना होता है। जिस तरह के मैं ये कहूँ कि ब्लू कार, ब्लू कार, तो कार तो नाउन हो गया और इनसे ब्लू हो गया, तो ये ब्लू क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। या मैं कह दूँ कि आई हैव 20 मार्कर्स, आई हैव 20 मार्कर्स, सो मार्कर्स नाउन हो गए और ये 20 एडजेक्टिव हो गए। तो यहाँ पर जब भी हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, और ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, क्वांटिफाई करता है, उनको डिस्क्राइब करते हैं। तो इस तरह के लफ्ज़ों को, इस तरह के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। They live in a big beautiful house. They live in a big beautiful house. So यहाँ पर दो भी आ सकते हैं, big beautiful house. Since it is hot today, it is hot, sorry, it is hot day. So यहाँ पर hot क्या हो गया? Adjective हो गया, क्योंकि ये quality day का शो करता है। Lisa is wearing a sleeveless. Lisa is wearing a sleeveless. The mountain tops are covered and sparkling. On her birthday, Brenda received an antique vase filled with fragrance. Got it? So ये इस तरह के एग्जाम्पल को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। हमारे साथ अब आता है वर्ब। तो वर्ब का क्या मतलब है? वर्ब इज अ वर्ड that shows action and condition of someone or something. वर्ब आपके अमल को शो करता है।
सो यहाँ पर अगर आप डिफिनेशन देखें, सो वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स इन अ सेंटेंस, दे डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग अलोंग विद नाउन्स. वर्ब्स are the main part of a sentence or phrase, telling a story about what has taken place. In fact, without a word, full thoughts cannot be properly conveyed. In even the simplest sentences, such as Maria sings have won, actually a verb can be a sentence by itself with the subject in most cases you implied, such as sing and drive. सो यहाँ पर जिस तरह हमने बात की कि एक वर्ब खुद भी एक सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि सेंटेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वर्ब पे डिपेंड करता है. तो वर्ब आपके एक्शन को हम कहते हैं. अगर आप कोई एक्शन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू ईट, यू स्लीप, यू थिंक, यू ड्राइव, यू लिसन, यू सिंग, सो ये सब कुछ क्या है, ये वर्ब्स हैं. सो वर्ब्स सिंपल, जिस तरह के मैंने स्टार्ट में आप लोगों को कहा कि ये हमारे साथ एक्शन को शो करता है और कंडीशन को. सो उसी तरह यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है कि जब भी कोई सब्जेक्ट एक्शन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ब कहते हैं. आई होप आप लोगों को समझ आ भी गया होगा. लेकिन इसको रिकग्नाइज कैसे करें, हम किस तरह इनको रिकग्नाइज करें कि ये वर्ब किस तरह का होता है. तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. मार्क ईट्स हिज डिनर क्विकली. सो यहाँ पर ईट इज अ वर्ब. व्हाई? इट इज एक्शन ऑफ होम, ऑफ मार्क. ये मार्क का जो एक्शन है और ये क्या कर रहा है, ये डिनर कर रहा है या कर रहा है बहुत जल्दी. He went to the market. He went to the market. So यहाँ पर went जो हमारे पास है वो verb है. You write neatly in your notebook. They thought about all the prizes in the competition. So sorry, आप ये बात दिमाग में बिठा ले कि हम ज़्यादातर जो वर्ड्स होते हैं ये सब्जेक्ट के बाद आते हैं. सब्जेक्ट से मेरा क्या मुराद है? सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन. सब्जेक्ट वो है जो आपके एक्शन को शो करे. फॉर एग्जाम्पल, आप सब्जेक्ट हो, कोई काम आप करते हो तो आप सब्जेक्ट हो. मैं कोई काम करता हूं तो मैं सब्जेक्ट हूं. सब्जेक्ट से मुराद नाउन एंड प्रोनाउन है. इनके बाद जो लफ्ज आता है तो उसे ज्यादातर वर्ब आता है, तो उसे ज्यादातर हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ब कहते हैं, क्योंकि वो आपके एक्शन को शो करता है. तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे. अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो है एडवर्ब. व्हाट इज एन एडवर्ब? आप लोग क्या सोच रहे और क्या समझते कि एडवर्ब क्या है? आप इस नाम से देख ले, एड वर्ब. सो यहाँ पर ये चीज़ क्या मॉडिफाई करेगा? ज़्यादातर वर्ब को मॉडिफाई करेगा. Adverb is a word that modifies verb, an adjective, and other adverbs. Adverbs are made of adjectives by putting ly to the end. Adverb किस चीज़ से बनते हैं? Adverbs बनते हैं adjective से. Adjective से किस तरह बनते हैं? यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये फार्मूला दिया हुआ है कि पहले हम adjective लगा लेते हैं, उनके बाद हम ly पुट कर लेते हैं, तो फिर क्या बन जाता है? Adverb बन जाता है. लेकिन आप ये बात खूब ज़हन नशीन कर ले कि ऐसे भी हमारे साथ एडवर्ब्स मौजूद है जो कि ly से ख़त्म नहीं होते. जिस तरह कि मैं कह दूँ नेवर, स्टिल, ऑलवेज, यूजुअली, खैर वो तो ख़त्म होता है, ऑलमोस्ट, तो ये सब भी हमारे साथ एडवर्ब है. या एडवर्ब ऑफ प्लेस अगर हम कहें तो वो भी ly से नहीं ख़त्म होते. लेकिन जनरली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो कि सिंपल वे है. इनको फिर मैं डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा, डिफाइन करूँगा. लेकिन यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को ये समझा दूँ कि ये एडवर्ब सिंपल होता क्या है. सो यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर मैंने स्लो लगाया है, तो स्लो सिंपल क्या हुआ, ये हमारे साथ एडजेक्टिव हो गया. फॉर एग्जांपल, ही इज़ अ स्लो पर्सन या ही इज़ अ स्लो बॉय. सो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये हमारे साथ एडजेक्टिव हो गया. लेकिन अगर यहाँ पर मैं ly लगा दूँ, फिर मैं कहूँगा कि ही इज़ वॉकिंग स्लोली, ही इज़ टॉकिंग स्लोली. सो यहाँ पर ये स्लोली किस चीज़ को फिर डिफाइन करेगा? ये उस वॉकिंग को
या टॉकिंग को या स्पीकिंग को ही डिफाइन करेगा। हमारे साथ ये दूसरा हो गया फ्लुएंट। सो यहाँ पर फ्लुएंटली, शी इज स्पीकिंग फ्लुएंटली, दे आर स्पीकिंग फ्लुएंटली। सो यहाँ पर फ्लुएंटली क्या होता है, यहाँ पर भी ये वर्ब को डिफाइन करता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, सो इनके साथ अगर मैं ly लगा दूँ ब्यूटीफुली, सो ये क्या बनेगा, ये हमारे साथ एडवर्ब बनेगा। और ये ज़्यादातर, मैं सब नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर जो एडवर्ब्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एडजेक्टिव से बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। हाउ डज इट मॉडिफाई वर्ब, किस तरह ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। कि वहाँ पर मैंने कहा ना कि एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब। सो यहाँ पर ये किस तरह वर्ड को मॉडिफाई करता है। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फ्लुएंटली जो है वो आपके स्पीकिंग को मॉडिफाई करता है। आप किस तरह इंग्लिश बोलते हैं, फ्लुएंटली, फ्लुएंटली बोलते हैं। या दे वॉक स्लोली इन द गार्डन। सो यहाँ पर आप देख ले तो यहाँ पर ly से ख़त्म होता है, ly से ख़त्म होता है, लेकिन आपके एक्शन को शो करता है। ठीक है, यहाँ पर कोई इस तरह नहीं कि ये किसी एडजेक्टिव को शो करता है, डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है। यहाँ पर ये हमारे साथ वर्ब को मॉडिफाई करता है। ही स्पीक्स साइलेंटली, ही स्पीक्स साइलेंटली। सो यहाँ पर ये स्पीक को मॉडिफाई करता है। नीचे देख ले, ही ब्रेवली फॉर द बेटर। सो ही ब्रेवली फॉर द बेटर। सो बैटल किस चीज़ को कहते हैं, जंग को कहते हैं। फोर्ट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ फाइट। सो वो बखूबी से उसने बखूबी से फाइट की, ब्रेवली फाइट की। सो यहाँ पर ये ब्रेवली क्या हुआ, ये फाइट को मॉडिफाई करता है। और किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, बैटल के बारे में। तो यहाँ पर हमारे साथ कौन सा एडवर्ब हो गया, ये वाला ब्रेवली एडवर्ब हो गया। और ये फाट जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। तो ब्रेवली किस चीज़ को मॉडिफाई किया, तो फोर्ट का मॉडिफाई किया। अच्छा, हमारे साथ अब दूसरा जो है, हाउ डज इट मॉडिफाई एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव को किस तरह मॉडिफाई करता है, ये जो एडवर्ब है, हाउ डज इट मॉडिफाई एडजेक्टिव। सो हियर आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स। शी इज़ वेरी क्यूट, she is cute. Simply and simple words, I would say that she is cute. So then if I want to appreciate the baby or appreciate the girl very much, so in that case then I would put adverb. I would just give more extremeness and the sentence are to the word. So यहाँ पर मैं अगर ज़्यादातर इस क्यूट को और ज़्यादा ज़ोर दूँ कि बहुत ज़्यादा क्यूट है, तो फिर मैं क्या लगाऊंगा, वेरी लगाऊंगा। और ये वेरी क्या है, ये हमारे साथ एडवर्ब है जो कि ये क्यूट एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। तो हमारे साथ ये एडवर्ब हो गया और एक इस क्यूट को मॉडिफाई करे। ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ वेरी स्मार्ट। सो यहाँ पर वेरी एडवर्ब हुआ और ये स्मार्ट एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। दे आर टू लॉन्ग, दे आर टू लॉन्ग। सो यहाँ पर ये हमारे साथ क्या हुआ, ये हमारे साथ एडवर्ब हो गया। वी सा अ बैडली डैमेज कार ऑन द रोड। बैडली हमारे साथ क्या हुआ, एडवर्ब हो गया। और डैमेज हमारे साथ क्या हुआ, ये हमारे साथ वर्ब हुआ। आप नीचे देख ले तो यहाँ पर हमारे साथ क्या बनता है, ही वॉज एक्सट्रीमली हैंडसम। सो यहाँ पर जो एक्सट्रीमली है ये किस चीज़ को मॉडिफाई कर रही है, ये हैंडसम को मॉडिफाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो तो ऑलरेडी खूबसूरत है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक्सट्रीमली लगा दूँ तो इनका ये मतलब बनता है कि इनमें मैंने ज़्यादती डाल दी, कि इनको मैंने एक्सट्रीमनेस डाल दी। तो यहाँ पर ये किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। हमारे साथ ये जो नेक्स्ट है कि किस तरह ये मॉडिफाई करता है अदर एडवर्ब्स को। ये तो हमने सुना था कि जी ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, लेकिन किस तरह एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है। सो यहाँ पर शी इज़ वॉकिंग वेरी स्लोली, शी इज़ वॉकिंग वेरी स्लोली। सो यहाँ पर स्लोली हमारे साथ क्या है, ऑलरेडी एडवर्ब है, लेकिन अगर यहाँ पर
मैं इनके साथ वेरी लगा दूँ तो ये बना एडवर्ब। ये दोनों हमारे साथ क्या हुए, ये एडवर्ब्स हुए। दे आर स्पीकिंग वेरी फ्लुएंटली, यहाँ पर वेरी भी एडवर्ब है और फ्लुएंटली भी एडवर्ब है। ये वेरी इस एडवर्ब को मॉडिफाई करता है और ये वाला एडवर्ब ये इस स्पीकिंग को मॉडिफाई करता है। He walked fast enough to reach chalk. He walked fast enough to reach chalk. So यहाँ पर ये वाला भी हमारे साथ एडवर्ब हो गया और ये वाला भी एडवर्ब हो गया। She painted wall pretty beautifully. She painted wall pretty beautifully. So ये वाला pretty beautifully को मॉडिफाई करते हैं और ये beauty इस वर्ब को मॉडिफाई करता है। आई होप आप लोगों को ये एडवर्ब का समझ बिल्कुल आ गया होगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज ए प्रीपोजिशन? व्हाट इज ए प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच जो कि आपके टेस्ट में भी आते हैं, बहुत से एग्जाम में भी आते हैं, बहुत से आपके अगर आप CSS PMS के लिए भी तैयारी करें तो वहाँ पर भी आपके साथ जो प्रेस पेपर है उनमें भी आपको आ सकते हैं। तो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड यू मस्ट एश्योर योरसेल्फ बाय दीज थिंग्स। सो लेट्स गो अहेड। First of all, what is preposition? What is a preposition? A preposition is a word used to link nouns, pronouns, or phrases to other words within a sentence. They act to connect the people, objects, time, location of a sentence. Prepositions are usually short words and they are normally placed directly in front of nouns. In some cases, you will find preposition in front of gerund verbs. Gerund verbs शायद आप लोगों को आप जानते होंगे। हमारे साथ gerund जो होता है फर्स्ट पाम ऑफ वर्ब होता है और इनके साथ हम क्या लगाते हैं, ing। तो ये हमारे साथ क्या बना, ये gerund बन गया। अच्छा, हमारा टॉपिक है preposition। तो preposition is a word which is used to show the relationship of noun and pronoun with other words. ये आपके नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन शो करता है और वर्ड्स के साथ। यहाँ पर मैंने खूब जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वो एन, ऑन, एट। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कहाँ पर एन लगाना है, कहाँ पर ऑन लगाना है, कहाँ पर एट लगाना है। तो बहुत से स्टूडेंट इस जगह में कंफ्यूज हो जाते हैं और ज़्यादातर जो टेस्ट है या एग्ज़ाम है यही प्रीपोजिशन आते हैं। बाद में हम और भी करेंगे लेकिन यहाँ पर पहले हम एन, ऑन, एट करते हैं। सो यहाँ पर प्रीपोजिशन है, टाइम है, नेचर। तो एन जो का कैटेगरी है, एन का कैटेगरी है, यहाँ पर मंथ्स है, पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे और अ मंथ और अ ईयर है, and a century or a specific time in a past or future है। पहले तो n हम किस चीज़ से पहले लगाते हैं, मंथ से पहले लगाते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इन मार्च, इन जनवरी, इन फरवरी, इन दिसंबर। सो यहाँ पर मंथ से पहले लगाते हैं हम n। फिर हम ईयर से भी पहले लगाते हैं इन 2005, इन 2020, इन 2019, इन 2018, इन 1995। सो ईयर से पहले भी हम n लगाते हैं। ये जो दूसरा कैटेगरी है, पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे और अ मंथ और अ ईयर, कि एक पर्टिकुलर टाइम जो डे का हुआ या मंथ का हुआ या ईयर का हुआ, जिस तरह एन इवनिंग, एन मॉर्निंग। सो ये हमारे साथ क्या हुआ, ये हमारे साथ डे का जो पीरियड है, पर्टिकुलर टाइम है डे का, वो हम यहाँ पर बात करें। एंड द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल, इन द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल, ये हमारे साथ क्या हुआ, मंथ का मैं बात कर रहा हूँ। एंड विंटर एंड समर, तो यहाँ पर मैं किस चीज़ का बात करूँ, मैं यहाँ पर साल का बात कर रहा हूँ, ईयर का बात कर रहा हूँ। और जो हम इस्तेमाल करते हैं तो सेंचुरी से अ सेंचुरी और स्पेसिफिक टाइम इन अ पास्ट और अ फ्यूचर एंड द 20th सेंचुरी। सो यहाँ पर मैं सेंचुरी के से पहले भी एन लगा रहा हूँ। इन अर्ली डेज, and the stone age and future and the past। so यहाँ पर इन चीज़ों से भी पहले मैं n लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ on आ गया। तो on
किस चीज़ से पहले हम लगाते हैं? पहले डे, दिन से पहले लगाते हैं। जिस तरह के मैं कहूँ ऑन संडे, आई विल कम देयर ऑन संडे, आई विल कम देयर ऑन मंडे, आई विल कम देयर ऑन ट्यूसडे। सो डे से पहले, दिनों के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ डेट से, तो डेट से पहले भी हम ऑन लगाते हैं। जिस तरह के यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, 7th, ऑन 7th of February, on February 7th। सो यहाँ पर भी क्या है? ऑन है। पर्टिकुलर डेज, ऑन माई बर्थडे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन ईद उल अजहा। सो इनसे पहले भी हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? ऑन का इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ पे बनता है एट। ये हमारे साथ हुआ टाइम ऑफ अ क्लॉक। टाइम से पहले एट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल स्टार्ट माई क्लास एट 11 o'clock, या I will take my class at 3 o'clock, या I will come over there at 4:20, या at 20 past 4। सो टाइम से पहले भी हम क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। शॉर्ट एंड प्रिसाइज टाइम, एट नाइट, शॉर्ट जो टाइम होता है, at night, at sunset, at noon, at lunch time, at the moment, at bed time। सो ये हमारे साथ क्या हुआ? ये टाइम हुआ। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जिसे हम कह सकते हैं कि इन, ऑन, एट को किस तरह और कहाँ पर लगा सकते हैं। तो इनको हम, जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पर किस चीज़ की बात की? मैंने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात की। इनके बाद हमारे पास आता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ये भी मैं इसी चीज़ों का बात करूँगा कि यहाँ पर एन है, ऑन है और एट है। तो एन यहाँ पर किस चीज़ से पहले लगता है? प्लेस हैविंग सम फिजिकल और वर्चुअल बाउंड्री। जिस तरह आप कहीं पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर बाउंड्री है, फिजिकल बाउंड्री है। जिस तरह के मैं कहूँ इन अ हॉल, इन अ स्कूल, इन द बिल्डिंग, इन द बुक्स, in the car, in a library, in a garden, in England, in a room, in a cupboard। Keep in mind कि city से पहले भी हम क्या लगाते हैं? n लगाते हैं। और country से पहले भी हम क्या लगाते हैं? n लगाते हैं। जिस तरह कि मैं कहूँ कि I'm living in Pakistan, या Lukman is living in London, या I say that Edward is living in Devil Watch। सो इस तरह के एग्जाम्पल्स को अगर हम इन में लगा दे तो ये हमारे साथ बनता है कंट्री या सिटी। सिटी से पहले आप लोगों को मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा कि एन लगाते हैं सिटी, कंट्री और विलेज से पहले। और यहाँ पर भी मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि जो आप बाउंड्री हो तो वहाँ पर हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? एन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम इन रूम, आई एम इन द क्लासरूम, आई एम इन द किचन, आई एम इन द वॉशरूम। सो यहाँ पर भी हम एन लगाते हैं। फिर एक डिफरेंस आता है कि डिफरेंस बिटवीन इन एंड एट, लेकिन वो मैं फिर बाद में बताऊँगा। यहाँ पर फिर आता है ऑन। सो सरफेस ऑफ थिंग्स, सरफेस से मुराद क्या है? जो कि ऊपर का जगह है, सरफेस है किसी चीज़ का, तो उनके लिए हम क्या लगाते हैं? ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के मैं कहूँ ऑन द टेबल, सो माई मोबाइल इज़ ऑन द टेबल, मेरा मोबाइल किस चीज़ के ऊपर है? पर, जिसे हम कहते हैं पर, मेरा मोबाइल टेबल के ऊपर है। या मेरा जो ब्लैक बोर्ड है, आई एम रीडिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, सो मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूँ। ऑन द पेज, पेज पर, ऑन अ वॉल, वॉल पर, दीवार पर, ऑन अ रूफ, ऑन द मैप। सो इस तरह के चीज़ों के ऊपर हम क्या लगाते हैं? एन। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हम चेयर के लिए क्या इस्तेमाल करें? फॉर एग्जांपल, एक चेयर है, कुर्सी है, तो उनके लिए हम ऑन का इस्तेमाल करें या एन का इस्तेमाल करें? तो अगर कुर्सी हैंडल्स वाला हो, जिसके हैंडल्स हो, तो उनके लिए हम फिर क्या कहते हैं कि इन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिटिंग इन द चेयर, अगर मैं कहूँ आई एम सिटिंग इन द चेयर, तो इन का यहाँ पर मतलब हुआ कि वो हैंडल्स वाला है। अगर मैं कहूँ ऑन,
तो इनका मतलब क्या बनता है कि इनके हैंडल्स नहीं है, इसलिए मैंने कहा ऑन। आई होप आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। अब आता है सरफेस प्लेसेस, जिस तरह के सरफेस स्पेसिफिक प्लेसेस। स्पेसिफिक से मुराद है पर्टिकुलर प्लेसेस, खास जगह। At bus stop, at the entrance, and at a front of the chair, at the bottom of a glass, at the edge of roof. So यहाँ पर ये at university, at school, at college. So इनसे पहले हम क्या लगाते हैं? At लगाते हैं, क्योंकि वो specific places हैं, तो उनके लिए हम क्या लगाते हैं? Specific। अब लोग कहते हैं कि for example मैं एक जगह में हूँ, कि मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में आप परमानेंटली रह रहे हैं या शॉर्ट टाइम के लिए जा रहे हैं? शॉर्ट टाइम पे है वहाँ पे, तो अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए है तो फिर आप कहेंगे आई एम एट दिल्ली। लेकिन अगर आप परमानेंटली वहाँ पर रह रहे हैं तो फिर आप कहेंगे आई एम इन दिल्ली। सो ये बहुत दोनों का डिफरेंसेस हो गया। आई होप आप लोगों को प्रीपोजिशन का भी समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है प्रीपोजिशन में या किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ ये और भी प्रीपोजिशन है बिटवीन। तो बिटवीन दो बंदों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि अमंग दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिटिंग बिटवीन उसामा एंड लुकमान, या आई एम सिटिंग बिटवीन अक्षय एंड लुकमान। सो यहाँ पर मैंने दो बंदों का इस्तेमाल किया। अगर मैं अमंग कह दूँ तो अमंग, आई एम सिटिंग अमंग द स्टूडेंट्स, या आई एम सिटिंग अमंग माई फ्रेंड्स। सो यहाँ पर अमंग का क्या मतलब हुआ कि दो लोगों से ज़्यादा है, उसके लिए हम अमंग इस्तेमाल करते हैं। टू, ये जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहीं पर जा रहा हूँ तो ये मेरा डायरेक्शन शो करता है। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू दिल्ली या आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद। सो यहाँ पर मेरा ये डायरेक्शन शो करता है। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू कराची। सो यहाँ पर ये आपके डायरेक्शन को शो करता है, तो इसे हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन भी कह सकते हैं। बिहाइंड, अगर आपके पीछे कुछ चीज़ हो या आप किसी के पीछे हो तो उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बिहाइंड। फॉर एग्जांपल, नताशा इज सिटिंग बिहाइंड अक्षय। और या बिलो जो होता है कि नीचे अगर कोई चीज़ हो तो उनके लिए इस्तेमाल होता है। टूवर्ड्स, ये भी डायरेक्शन है। फॉर एग्जांपल, द स्नेक इज कमिंग टूवर्ड्स मी। सो यहाँ पर जो सांप है वो मेरे पास आ रहा है या मेरे पास आ रहा है, तो यहाँ पर ये टूवर्ड्स भी टू की तरह क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ क्या हो गया यार, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ इसकी वजह से और बोल नहीं पा रहा, तो ये डायरेक्शन हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ऑफ हुआ तो ये भी आपको रिलेशन शो करता है, ऑफ। सो ऑफ, जब आप किसी चीज़ से उतरते हैं तो उनके लिए हम ऑफ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम गेटिंग ऑफ साइकिल, तो मैं किस चीज़ से उतर रहा हूँ? साइकिल से उतर रहा हूँ, तो ये ऑफ इस्तेमाल करते हैं। बिसाइड, अगर आपके साइड पे कोई बैठा हुआ तो उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करें? बिसाइड। फॉर एग्जांपल, मारिया इज सिटिंग बिसाइड मी। सो बीनीथ, जब कोई चीज़ बहुत ही नीचे हो। फॉर एग्जांपल, ग्लास है, ग्लास में उनमें रेत पड़े हुए, तो वो बहुत बीनीथ है, तो उनके लिए हम बीनीथ या अंडरनीथ इस्तेमाल करते हैं। अप ऊपर और डाउन नीचे। तो ये तो हो गए हमारे प्रीपोजिशन। और इनके बाद जो हमारे पास है वो है व्हाट इज़ अ कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, तो इनके बारे में अब बात करते हैं। सो conjunction is a part of speech that is used to join, connect words, phrases, clauses, and sentences. Conjunction are used to connect thoughts, action, and ideas. Actually, conjunction जो होता है वो words को, phrases को, clauses को, and sentences को connect करते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं ये नहीं है कि सिर्फ आपके वर्ड्स या फ्रेजेस या क्लासेस या सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, बल्कि ये आपके थॉट्स को, एक्शंस को, आइडियाज़ को भी कनेक्ट करते हैं। जिस तरह के यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आई हैव 2 गोल्ड फिश। सो यहाँ पर ये एंड जो है ये कंजंक्शन है, क्योंकि ये 2 वर्ड को कनेक्ट करते हैं।
I will teach you all the English lesson if you pay me. So यहाँ पर ये दो sentences को connect करता है. I took him to the doctor because he was ill. So यहाँ पर भी ये दो sentence को connect करते हैं. I would like a bike for commuting to work. My dad always worked hard so we could afford the things we wanted. ये हो गया conjunction, ये हो गया conjunction, ये हो गया conjunction. Sentences को ज़्यादातर मैंने लिखा हुआ है. I try very hard in school yet I am not receiving good grades. So यहाँ पर क्या है, ये भी conjunction है. Neither the black dress nor the gray one looks right on me. You can have peach ice cream or a brownie sundae. So यहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ, ये हमारे साथ conjunctions हुए. Now जो लास्ट वाला है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट स्पीच है, ये है इंटरजेक्शन. उर्दू में हम क्या कहते हैं, ओए माँ या आउच. इंग्लिश का ही लफ्ज़ है लेकिन हम कहते हैं आउच. और ये चीज़ें ज़्यादातर गर्ल्स कहती है. जब भी कोई वो फॉल डाउन हो जाए तो वो कहते हैं कि आउच, ओए माँ. सो इस तरह के लफ्ज़ वही कहते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं. इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस strong feeling or sudden emotions. They are included in a sentence usually at the start to express a sentiment such as surprise, disgust, joy, excitement or enthusiasm. Interjections क्या है, ये words हैं जो कि express करते हैं, show करते हैं आपके strong feeling को और sudden emotion को. और ज़्यादातर हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाते हैं इनके बाद. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. हे गेट ऑफ दैट फ्लोर. ओ दैट इज अ सरप्राइज. गुड नाउ वी कैन मूव ऑन. जीपर्स दैट वाज क्लोज. सो इस तरह के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं, क्योंकि आपके सडनली फीलिंग, सडनली इमोशंस को ये डिस्क्राइब करता है. गॉट इट? Multi-word interjections. So some interjections are more than one word. कुछ ऐसे भी interjections है जो कि एक word से ज़्यादा है. जिस तरह oh really? I doubt that. Holy moly, she won. What a beautiful car. What a beautiful thing is this. या what a beautiful dress is this. So इस तरह के interjections को हम क्या कहते हैं, multi-word interjection, जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंटरजेक्शंस होते हैं तो उसे हम क्या, मल्टी वर्ड इंटरजेक्शंस कहते हैं. अगर आपको इस सारे पार्ट स्पीच में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बटन दैट यू गेट द लेटेस्ट वीडियो फ्रॉम आवर साइड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.